वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का 10वां चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डॉपलर प्रभाव क्या होता है, डॉपलर विस्थापन क्या होता है, नीला विस्थापन क्या है और आप लोगों का लाल विस्थापन क्या है, इसके बारे में हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं व्यतिकरण के बारे में भी देखे थे, तो व्यतिकरण के प्रकार के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग व्यतिकरण के बारे में भी जानते थे, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे व्यतिकरण के प्रकार के बारे में। चलिए इसके लिए गणितीय अवधारणाएं भी व्यक्त करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, यहाँ से इसी चीज को, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, क्लियर, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में, किसी माध्यम में एक ही दिशा में क्या करती है, गमन करती है, तो उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं भाई। व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जब समान आवृत्ति की, देखिए जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, कितने तरंगे? जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे ना, दो प्रकाश तरंगे, चाहे वो अनुदैर्ध्य तरंगे हो चाहे अनुप्रस्थ तरंगे, दो प्रकाश तरंगे, जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप, देखिए यहाँ पर ये दोनों गमन कर रही है, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। प्रकाश की तीव्रता में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होता है भाई, क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंग किसी माध्यम में एक साथ गमन करती है, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप उनके प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का हम लोग क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार के होता है। पहला होता है संपोषी व्यतिकरण, और जो दूसरा होता है उसको विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तो यहाँ से हमारा जो व्यतिकरण होता है वो दो प्रकार के होता है। तो चलिए इसके प्रकार के बारे में जानते हैं कि वास्तव में संपोषी व्यतिकरण क्या होती है और विनाशी व्यतिकरण क्या होती है। तो पहला है आप लोगों के पास संपोषी व्यतिकरण और दूसरा है आपके पास विनाशी व्यतिकरण। तो प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार के होता है। प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है संपोषी व्यतिकरण, और दूसरा होता है आप लोगों का विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है आप लोगों का विनाशी व्यतिकरण। तो जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है भाई, क्लियर, क्योंकि डेफिनेशन को याद होना आप लोगों का अनिवार्य है। क्योंकि डेफिनेशन बोलता है प्रकाश के व्यतिकरण क्या है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आप लोग अभिष्ट व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए या फिर संपोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण को समझाइए बोल के, क्लियर। तो जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में क्या होती है? परिवर्तन हो जाती है। अब तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जो आवृत्ति होती है, जो समान कलम होती है, समान आयाम के बेस पे होती है, तो प्रकाश के बीच में जो हाइगन ने बताया था कि जो न्यूटन की कड़ी का सिद्धांत के अंतर्गत जो आप लोगों को कण था वो बहुत सूक्ष्म रूप में था, जिसमें से प्रकाश को हम लोग एक इथरीय रूप में मानते थे, जिसमें हाइगन ने भी बताया कि ये जो प्रकाश होती है एक इथरीय रूप में होती है, लेकिन उसकी तो पुष्टि वो कर नहीं पाया, ठीक है कि, लेकिन वो इस बात में सफलता अर्जित किया कि जो प्रकाश की उसके जो सिद्धांत थे उसमें प्रकाश की विवर्तन क्या होती है, ध्रुवण क्या होती है और विक्षेपण क्या होती है, उसका उसने सफलतापूर्वक अभूतपूर्व योगदान दिया, क्लियर।
इसके बाद अब है प्रकाश विद्युत प्रवाह को तो उसने समझा नहीं पाया, तो यहाँ से इसके बाद हम लोग प्रकाश व्यतिकरण पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत व्यतिकरण के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तो जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तो चलिए एक एक करके इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग व्यतिकरण के लिए देख रहे थे, जो प्रकाश के रूप में प्रकाश का व्यतिकरण के लिए प्रकाश का व्यतिकरण, क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगे, ठीक है, समान आवृत्ति दो प्रकाश तरंगे, ये आप लोगों का पहला प्रकाश तरंग है, ये आपका द्वितीय प्रकाश तरंग, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब दो समान आवृत्ति के आवृत्ति के प्रकाश तरंग, जब दो समान आवृत्ति के प्रकाश तरंग किसी माध्यम में एक समान गति कर रहे, किसी माध्यम में गमन करते हैं, एक साथ गमन करते हैं, जब दो समान आवृत्ति के प्रकाश तरंग किसी माध्यम में एक साथ गमन करते हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप उनके प्रकाश में परिवर्तन होता है, उनके प्रकाश तीव्रता में उनके प्रकाश तीव्रता में भाई, उनके प्रकाश तीव्रता में, किसमें? उनके प्रकाश तीव्रता में, उनके प्रकाश तीव्रता में परिवर्तन होता है, उनके प्रकाश तीव्रता में परिवर्तन होता है। जब दो समान आवृत्ति के प्रकाश तरंग किसी माध्यम में एक साथ गमन करते हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप उनके प्रकाश तीव्रता में परिवर्तन होता है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, देखिए दो प्रकार के होते हैं, जिसमें मैं बताया हूँ पहला संपोषी व्यतिकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस तरीके से देखिए, तो प्रकाश के कारण ये एक साथ गमन कर रहे हैं तो इस तरीके से प्रकाश में इस तरीके से परिवर्तन होगा भाई। परिवर्तन, और यही क्या कहलाएगा आप लोगों का? व्यतिकरण। ये आप लोगों का व्यतिकरण कहलाएगा। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, पहला संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। पहला क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण, और दूसरा क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो जब दो समान आवृत्ति के प्रकाश तरंग किसी माध्यम में एक साथ गमन करते हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप उनके प्रकाश तीव्रता में परिवर्तन होता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तो प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश तरंग प्रकाश में परिवर्तन के आधार पर, तो पहला प्रकाश तरंग, उसके बाद है द्वितीय प्रकाश है, तो एक साथ ये गमन करते हैं, प्रकाश में परिवर्तन होता है, पहला व्यतिकरण के बेस पे। तो जब दो समान आवृत्ति के प्रकाश तरंग किसी माध्यम में एक साथ गमन करते हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप उनके प्रकाश तीव्रता में परिवर्तन होता है। प्रकाश तीव्रता की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं,
समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तो प्रकाश का व्यतिकरण के अंतर्गत प्रकाश तरंग है और द्वितीय प्रकाश तरंग है। तो प्रकाशों में परिवर्तन के आधार पर हम इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं। तो प्रकाश का व्यतिकरण के स्वरूप में हम लोग समपोषी व्यतिकरण के बारे में जानेंगे पहला, फिर उसके बाद हम लोग विनाशी व्यतिकरण के बारे में जानेंगे कि वास्तव में समपोषी व्यतिकरण किस तरीके से होता है और विनाशी व्यतिकरण किस तरीके से, फिर दोनों व्यतिकरण को लेकर के हम इसके लिए गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। क्लियर? तो चलिए, पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समपोषी व्यतिकरण। तो समपोषी व्यतिकरण को हम लोग पहला देखते हैं भाई। नाम से स्पष्ट है, समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत देख रहे हैं इस चीज को हम लोग। चलिए, समपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत इस चीज को देख रहे हैं। तो क्या बोल रहा है कि माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कलम होती है, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं माध्यम है, इस तरीके से है, ये पहला है। एक और मान लेते हैं कि इस तरीके से है, ये पहला है आप लोगों का, ये आप लोगों का दूसरा है, पहला ये दूसरा। द्वितीय तरंग, ये आपका द्वितीय तरंग, प्रथम तरंग, ठीक है। तो समपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत देख रहे हैं माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे, यहाँ से देखिए, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती है, समान कला में मिलती है, समान कला में मिलती है भाई। क्लियर? तो बोल रहा है माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती है, अर्थात दोनों तरंगों के स्ट्रिंग या गर्त एक साथ पड़ते हैं, स्ट्रिंग या गर्त एक साथ पड़ते हैं। यहाँ से स्ट्रिंग, ऊपर वाले को स्ट्रिंग बोला जाता है, ये आप लोगों का स्ट्रिंग होता है, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? गर्त। ऊपर वाला ये स्ट्रिंग है, नीचे वाला क्या है? गर्त है, ठीक है। तो माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में होती है, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती है, अर्थात दोनों तरंगों के स्ट्रिंग या गर्त एक साथ पड़ते हैं, तो उस बिंदु पर दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाती है। तो उस स्थिति में दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को क्या करती है? बढ़ाती है। तो उसी चीज़ को बोल रहा है कि माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती है, दोनों तरंगे समान कला में मिलती है, अर्थात दोनों तरंगों के स्ट्रिंग या गर्त एक साथ पड़ते हैं, दोनों तरंगों के स्ट्रिंग या गर्त एक साथ पड़ते हैं, तो उस बिंदु पर दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाती है। तो उस बिंदु पर दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को क्या करती है? बढ़ाती है। क्लियर? चाहे वह अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य के बेस पे हो, चाहे वह अनुदैर्ध्य तरंग दर के बेस पे हो, चाहे वह स्ट्रिंग हो या गर्त हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बोल रहा है ना कि माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कलम होते हैं, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे, आप लोगों का प्रथम तरंग है, ये द्वितीय तरंग है, तो माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कलम होते हैं, अर्थात दोनों तरंगों के स्ट्रिंग या गर्त एक साथ पड़ते हैं, उस बिंदु पर दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाती है, अर्थात प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। अब जाहिर सी बात है कि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे, एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाएंगे, तो वहाँ पर प्रकाश की जो तीव्रता होगी क्या होगी? अधिकतम होगी। और एक दूसरे के प्रभाव को घटाएंगे तो क्या होगी? न्यूनतम होगी भाई। तो एक दूसरे के प्रकाश के परिणामी तीव्रता को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, मतलब समपोषित, मतलब पोषित कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को हम लोग बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? समपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लियर? इसको हम लोग समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो फिर से बोलते हैं, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती है, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती है, अर्थात दोनों तरंगों के स्ट्रिंग या गर्त एक साथ पड़ते हैं,
उस बिंदु पर दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को क्या करती है, बढ़ाती है, एक दूसरे के प्रभाव को क्या करती है, बढ़ाती है। अर्थात प्रकाश की परिणामी तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। अर्थात प्रकाश की परिणामी तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, समपोषी व्यतिकरण के नाम से जानते हैं या फिर समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो समपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत इसमें पोषित जो है आप लोगों को तरंग है वो अधिकतम हो रहा है, ठीक है। तो जब समान माध्यम, जब माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कलम मिलती है, अर्थात श्रृंग और गर्त एक साथ मिलती है, तो ये श्रृंग और गर्त के कारण माध्यम में जो प्रकाश की तीव्रता होती है उस पर क्या करते हैं, प्रतिकूल प्रभाव करते हैं, मतलब अनुकूल प्रभाव डालते हैं। तो वहाँ से माध्यम की जो तीव्रता होती है, जो प्रकाश की तीव्रता होती है वह क्या होती है, अधिकतम होती है। और इस पर तो अधिकतम होगी, तो इस प्रकार का जो हमको व्यतिकरण प्राप्त होगा उस व्यतिकरण को हम लोग समपोषी व्यतिकरण के नाम से जानते हैं या समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो ये था हमारा समपोषी व्यतिकरण, जिसके अंतर्गत में आपके जो तरंग है वो दोनों समान कलम होते हैं, मतलब इनके बीच में कोई कालांतर आप लोग का π/2 या λ/2 के जो बेस पे होता है वो किसी प्रकार का नहीं होता है। तो उसी चीज़ को बोल रहा है, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कलम में मिलती है, अर्थात दोनों तरंगों के श्रृंग या गर्त एक साथ पड़ते हैं, उस बिंदु पर दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाती है, अतः प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण के नाम से जानते हैं हम लोग। तो एग्जाम में आता है आप लोगों के पास कि समपोषी व्यतिकरण क्या होती है, समपोषी व्यतिकरण को समझाइए बोल के, तो आप लोग इस तरीके से समझाएंगे। समपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत इस चीज है कि यहां से हम लोग समपोषी व्यतिकरण के लिए देखते हैं। ये है समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण, ठीक है। तो समपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत जब किसी माध्यम में ना जब किसी माध्यम में दो समान कला के तरंगे, जब किसी माध्यम में दो समान कला के तरंगे एक साथ गमन करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, गमन करते हैं, एक साथ गमन करते हैं, ठीक है। जब किसी माध्यम में दो समान कला के तरंगे एक साथ गमन करते हैं तथा जिनकी श्रृंग व गर्त, ठीक है, जिनकी श्रृंग व गर्त एक साथ मिलते हैं और वे एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाते हैं, वे एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं भाई, बढ़ा देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, जिससे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, जिससे प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को, इस प्रकार के प्रकाश के व्यतिकरण को, इस प्रकार के प्रकाश के व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। तो समपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि जब किसी माध्यम में दो समान कला, इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं उत्कृष्ट उत्तर के रूप में। जिस चीज़ को आप लोग मेंस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो उसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं उत्कृष्ट शब्दों के साथ, क्लियर। तो जब किसी माध्यम में दो समान कला तरंगे एक साथ गमन करते हैं, जिनकी श्रृंग व गर्त एक साथ मिलते हैं, वे एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, जिससे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है या अधिकतम हो जाती है। इस प्रकार के प्रकाश के व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जैसे इस तरीके से था हमारे पास, जैसे डायग्राम के बेस से हम लोग देखते थे, तो
ये है, और एक और देख लेते हैं भाई इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए श्रिंग श्रिंग से मिल रहा है। यहाँ पर ये आप लोगों को क्या है, श्रिंग है, श्रिंग श्रिंग से मिल रहा है। ये गर्त है। उसी प्रकार ये आप लोगों का श्रिंग है भाई, ये गर्त, ये श्रिंग, ये आप लोगों का गर्त। ये सफ़ेद वाला आपका पहला तरंग है, ये वाला आपका द्वितीय तरंग है, आपका द्वितीय तरंग है। ये आप लोगों का प्रथम तरंग है। इस तरीके से देखते हैं। और ठीक है, ये संपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत है। ये आप लोगों का संपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत है, संपोषी व्यतिकरण। देखिए, तो यहाँ पर इसी के अनुरूप में है। ये चीज़ को देखिए कि जब किसी माध्यम में दो समान कला के तरंगे जिनके बीच में कोई कालांतर न हो, तो जब किसी माध्यम में दो समान कला के तरंगे एक साथ गमन करते हैं, जिनकी श्रिंग व गर्त एक साथ मिलती है, वे एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों श्रिंग से मिल रहे हैं, यहाँ पर गर्त से मिल रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ भी श्रिंग से मिल रहे हैं, गर्त से मिल रहे हैं, श्रिंग से मिल रहे हैं, गर्त से। ऊपर वाले को श्रिंग, नीचे वाले को गर्त। ठीक है, तो एक दूसरे के प्रभाव क्या करते हैं, बढ़ा दे, जिससे प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। इसी प्रकार के प्रकाश के अधिकतम तीव्रता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण पढ़ते हैं। ठीक है, तो व्यतिकरण के अंतर्गत दो प्रकार के होते हैं। व्यतिकरण हमारा संपोषी व्यतिकरण होता है, विनाशी व्यतिकरण। तो पहला हम लोग किसके बेस पे पढ़ लिए, संपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत में पढ़ लिए, जिसके माध्यम में दो समान कला के तरंगे एक साथ गमन करते हैं, जिनके श्रिंग व गर्त एक साथ मिलते हैं, वे एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, जिससे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। इस प्रकार के प्रकाश के व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब जानते हैं विनाशी व्यतिकरण। वास्तव में विनाशी व्यतिकरण किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, कि विनाशी व्यतिकरण किस तरीके से होती है, इस चीज़ को जानते हैं। तो यहाँ से देखिए, विनाशी व्यतिकरण के अंतर्गत में क्या होती है कि माध्यम के जिस बिंदु पर, ये देखिए विनाशी व्यतिकरण के अंतर्गत हम इस चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, तो विनाशी व्यतिकरण के अंतर्गत ये चीज़ क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे, ठीक है, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती है, विपरीत कला में मिलती है ना, विपरीत कला में मिलती है आप लोगों की। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती है, मतलब समान कला में नहीं, उसका विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, ऊपर तो नीचे, कोई नीचे तो ऊपर, ऊपर में आप तो नीचे, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती है, ठीक है, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती है, अर्थात एक तरंग के श्रिंग इस तरीके से है, एक तरंग के श्रिंग पर दूसरी तरंग का गर्त, एक तरंग की श्रिंग पर दूसरी तरंग का गर्त, या एक तरंग के गर्त पर दूसरी तरंग का श्रिंग पड़ता है, तो उस बिंदु पर दोनों तरंग एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे उसमें श्रिंग से मिल रहा था, गर्त से, एक दूसरे का प्रभाव को क्या करते थे, बढ़ा देते थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उसका विपरीत हो रहा है। देखिए कि माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती है, अर्थात एक तरंग के श्रिंग पर दूसरी तरंग का गर्त, या एक तरंग के गर्त पर दूसरी तरंग का श्रिंग पड़ता है, तो उस बिंदु पर दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। अतः उस बिंदु पर प्रकाश की परिणामी तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है, या फिर क्या होती है, शून्य होती है। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण के नाम से जानते हैं, या फिर विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर, तो अतः उस, यहाँ पर बोल रहा है, अतः उस बिंदु पर प्रकाश की, अतः उस बिंदु पर प्रकाश की परिणामी तीव्रता, अतः उस बिंदु पर प्रकाश की परिणामी तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है, या फिर क्या होती है, शून्य होती है। न्यूनतम होती है या फिर क्या होती है, शून्य होती है। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इस प्रकार के व्यतिकरण को हम लोग क्या बोलते हैं,
विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो विनाशी व्यतिकरण के अंतर्गत ये चीज़ आता है कि माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं, अर्थात एक तरंग के श्रृंग पर दूसरी तरंग का गर्ता या फिर एक तरंग के गर्ता पर दूसरी तरंग का श्रृंग पड़ता है, तो उस बिंदु पर दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये जस्ट उसका अपोजिट है। अतः उस बिंदु पर प्रकाश की परिणामी तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है अथवा शून्य हो जाती है। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण हम लोग कहते हैं। तो चलिए, विनाशी व्यतिकरण किस तरीके से होती है इसका एनालिसिस हम लोग यहाँ से करते हैं भाई। विनाशी व्यतिकरण के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए, विनाशी व्यतिकरण के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। हमारा सेकेंड जो कंटेंट है वो है आप लोगों का विनाशी व्यतिकरण। यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण के अंतर्गत इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए, ठीक है। विनाशी व्यतिकरण जब किसी माध्यम में देखिए, जब किसी माध्यम में विपरीत कला के दो तरंगे, जब किसी माध्यम में विपरीत कला के दो तरंगे आपस में गमन करती है, दो तरंगे आपस में गमन करती है, जब किसी माध्यम में विपरीत कला के दो तरंगे आपस में गमन करती है तो उनकी श्रृंग गर्त से या गर्त श्रृंग से मिलती है, प्रथम तरंग का द्वितीय तरंग से, यहाँ पर देखिए, प्रथम तरंग का द्वितीय तरंग से, या फिर द्वितीय तरंग का प्रथम तरंग से, या फिर द्वितीय तरंग का प्रथम तरंग से, प्रथम तरंग से। ठीक है। तो जब किसी माध्यम, विनाशी व्यतिकरण के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, विनाशी व्यतिकरण के अंतर्गत जब किसी माध्यम में विपरीत कला के दो तरंगे आपस में गमन करती है तो उनकी श्रृंग गर्त से या गर्त श्रृंग से मिलती है, प्रथम तरंग का द्वितीय तरंग से, द्वितीय तरंग का प्रथम तरंग से। तो वे एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिससे प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या शून्य हो जाती है, न्यूनतम या फिर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है। तो जब किसी माध्यम में विपरीत कला के दो तरंगे आपस में गमन करती है तो उनकी श्रृंग गर्त से या गर्त श्रृंग से मिलती है, प्रथम तरंग का द्वितीय तरंग से और द्वितीय तरंग का प्रथम तरंग से। वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिससे प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। जिससे प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम या फिर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को
इस घटना को, क्योंकि वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, तो प्रकाश की इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब किसी माध्यम में विपरीत कला के दो तरंगे इस तरीके से हैं, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, इस तरीके से है, ये देखिए आप यहाँ से विपरीत कला के दो तरंगे आपस में करती है तो श्रृंग गर्त से मिलती है। ये श्रृंग है जो इसके गर्त से मिलती है, ये इस तरीके से श्रृंग गर्त से, गर्त श्रृंग से एक दूसरे के प्रभाव को क्या करती है, ये गर्त यहाँ से है, ये यहाँ पर मिल रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक दूसरे के प्रभाव को इस तरीके से क्या करते हैं, नष्ट करते हैं एक दूसरे के प्रभाव को। क्लियर। तो जब किसी माध्यम में विपरीत कला के दो तरंगे आपस में गमन करती है तो उनकी श्रृंग गर्त से तथा गर्त श्रृंग से मिलती है, तो प्रथम तरंग का द्वितीय तरंग से या द्वितीय तरंग का प्रथम तरंग से, तो वे एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम और शून्य हो जाती है। प्रकाश की इस तरह की घटना को क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो ये इसमें क्या करते हैं, ये दो माध्यम में विपरीत कला के रूप में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि ये देखिए, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में होते हैं, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे आप लोगों के विपरीत कलम होते हैं, यहाँ पर देखिए, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कलम होते हैं, अर्थात एक तरंग के श्रृंग पर दूसरी तरंग का गर्त या एक तरंग के गर्त पर दूसरी तरंग का श्रृंग पड़ता है, तो उस बिंदु पर दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अतः उस बिंदु पर प्रकाश की परिणामी तीव्रता क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है या फिर शून्य हो जाती है। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो प्रकाश के व्यतिकरण में देखिए, संपोषी के अंतर्गत क्या आता है, देखिए, संपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों समान कला में रहते हैं, जो श्रृंग श्रृंग से मिलता है, गर्त गर्त से मिलता है, इस कारण से दोनों प्रकाश तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। और जैसे उनका प्रभाव एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाते हैं तो वहाँ से प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। और प्रकाश के व्यतिकरण के इसी घटना को हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जबकि विनाशी व्यतिकरण के अंतर्गत जब दो समान विपरीत कला के प्रकाश तरंगे एक दूसरे के साथ गमन करते हैं तो उसका श्रृंग गर्त से मिलता है या गर्त श्रृंग से मिलता है, जिससे कि वे दोनों प्रकाश तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाने के बजाय एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यतिकरण होता है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। तो संपोषी व्यतिकरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये विनाशी व्यतिकरण समझ में आ गया। चलिए, इसके लिए हम लोग एक गणितीय अवधारणाएं व्यक्त करते हैं, गणितीय व्यंजक भी उत्पन्न करते हैं इसके लिए। चलिए, तो यहाँ से देखते हैं, इसके लिए गणितीय व्यंजक के बेस पे हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, गणितीय व्यंजक के बेस पे माना कि y, ठीक है, माना कि y1 इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ से माने हैं, देखिए, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और y2 इक्वल टू मान लेते हैं कि a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यह मान लेते हैं। y2 इक्वल टू हम लोग 5 मान लेते हैं, और न्यू इक्वल टू होता है ओमेगा बाई 2 पाई, और चूंकि आवृत्ति न्यू इक्वल टू होता है ओमेगा बाई 2 पाई, ये होता है आवृत्ति की दृष्टि से। अब चूंकि इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 1, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। इनका परिणामी तीव्रता ज्ञात करते हैं। चलिए, इनका परिणामी तीव्रता y हो जाएगा, यहाँ से इनकी परिणामी तीव्रता हो जाएगा y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस चीज़ को रखते हैं, y1 का वैल्यू कितना है, a1 साइन ओमेगा टी के माध्यम से है, तो ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस है y2 का वैल्यू कितना है, a2 साइन और ओमेगा टी प्लस क्या है, 5 है। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस हो जाएगा a2 साइन a प्लस बी, तो साइन a होता है, साइन a कॉस
बी प्लस कॉस ए साइन बी। A2 हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा साइन A कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं y के बेस पे। ये हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस यहाँ पर हो जाएगा A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ से हम लोग साइन ओमेगा टी को बाहर निकाल लेते हैं भाई। साइन ओमेगा टी बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा A1 प्लस A2 कॉस फाई बचेगा प्लस यहाँ पर क्या बचेगा A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये बचेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसको हम लोग मान लेते हैं भाई समीकरण नंबर 3। चलिए यहाँ से फिर इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। चलिए इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ से मान लेते हैं, देखिए यहाँ के बेस से यहाँ से हम लोग मान लेते हैं A1 प्लस A2 कॉस फाई को, A1 प्लस A2 कॉस फाई, A1 प्लस A2 कॉस फाई, A1 प्लस A2 कॉस फाई। यहाँ पर A1 प्लस A2 कॉस फाई को मान लेते हैं हम लोग R कॉस थीटा, क्या मान लेते हैं R कॉस थीटा। और A2 साइन फाई को मान लेते हैं A2 साइन फाई, A2 साइन फाई को हम लोग क्या मान लेते हैं A2 साइन फाई को मान लेते हैं हम लोग A2 साइन फाई, और A2 साइन फाई को मान लेते हैं हम लोग R साइन थीटा। इतना देखिए तो ये हो जाएगा A2 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन A कॉस B कॉस A साइन B कॉस A साइन B। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। क्लियर। तो साइन ओमेगा टी, यहाँ से साइन ओमेगा टी निकल गया तो यहाँ A1 प्लस A2 कॉस फाई बचा, यहाँ पर बच गया A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई के बेस पे यहाँ पर आप लोगों का बच गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से मिला करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू A2 A1 तो साइन ओमेगा टी तो R कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। इतने को हम लोग लिख लेते हैं R कॉस थीटा के बेस पे, और A2 साइन फाई को तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और ये हो जाएगा R साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तो R कॉस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस A साइन B, तो ये हो जाएगा R y इक्वल टू हो जाएगा R, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा R हो जाएगा कॉस A साइन B साइन A कॉस B। ठीक है, तो कॉस A साइन B हो जाएगा और कॉस B साइन A इस बेस पे हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। समीकरण यहाँ से मान लेते हैं, ये तो 3 हो गया, इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं 4 और इसको मान लेते हैं 5। अब समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके हम उसको जोड़ देते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास गणितीय व्यंजक के बेस पे आ गया है। माना कि y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ से समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ देते हैं। समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 4 व 5 का वर्ग करके जोड़ने पर इस चीज़ को जोड़ते हैं भाई। चलिए, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस हो जाएगा A2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा ये। ठीक है, साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग निकाल लेते हैं, R स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस क्या होता है a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। आगे देखते हैं, चूँकि हम लोग सर्वसमीकरण से प्राप्त है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं a1 का स्क्वायर प्लस है 2a1 a2 cos फाइव है। यहाँ से हम लोग a2 को कॉमन ले लेते हैं भाई, a2 के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव ये बचेगा। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा r का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव प्लस a2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 होता है। अब यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट में हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव प्लस a2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। ये आपका अभिष्ट व्यंजक के रूप में ये चीज़ आएगा आप लोगों का समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के अभिष्ट व्यंजक के स्वरूप में। अब यहाँ से हम लोग दो स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग r प्रोपोर्शनल निकालें तो यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos फाइव के लिए रखेंगे तो यहाँ से आप लोग r का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब cos फाइव इक्वल टू 1 रख के निकाल सकते हैं या फिर 2 रख के भी निकाल सकते, 1 रख के निकाल सकते हैं या डिग्री के बेस पे भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों का अभिष्ट क्या रहेगा व्यंजक रहेगा, ये आपका अभिष्ट व्यंजक के रूप में रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को देख लिए हैं। तो उस गणितीय अवधारणा गणितीय व्यंजक के रूप में आप लोगों को इस तरीके से रहेगा, जिसके अंतर्गत समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को देख लिए। क्लियर? तो चलिए इसके बाद का नेक्स्ट कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।